हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ क्वांटम कैट के हमारे इस सॉल्यूशन में। तो देखिए, एवरेज से मैंने अभी तक आपके साथ लेवल 1 के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन कंप्लीट किया था फ्रॉम दी क्वांटम कैट। लेवल 1 की क्वेश्चंस का डिस्कशन पूरा करके ये हमारा लेवल 2 का डिस्कशन होगा। ठीक है, ये लेवल 2 का डिस्कशन होगा जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, अ ट्रेन नॉर्मली कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, जहाँ पर उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। जबकि अगर उसकी इफ़ इट वर टू हॉल्ट, यानी कि अगर उसको कहीं पर ख़राब होना होता फॉर अ फिक्स टाइम, यानी कि रुकना होता, कोई रुकावट आती फॉर अ फिक्स टाइम इंटरवल इन ईच आवर, इट्स एवरेज स्पीड रिड्यूस्ड टू 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एवरेज स्पीड की वजह से यहाँ पर कम हो जाती है एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर पे। किस वजह से? क्योंकि पर घंटे वो कहीं ना कहीं रुक रही है, कुछ रुकावट उसके बीच में आ रही है। व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल फॉर विच द ट्रेन हॉल्ट इन ईच आवर। तो प्रति घंटे वो जो हॉल्ट है वो कितनी देरी का है, ये आपको बताना है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट अगर मैं आपकी क्लियर कराने की बात करूँ तो आपको क्या करना है, 60 और 50 इनका एलसीएम लेना होगा उस डिस्टेंस को मानने के लिए। क्योंकि अगर आप वहाँ से टाइम निकालेंगे तो टाइम कैलकुलेशन आपके लिए ईजी रहेगा, इंटीजर आपकी वैल्यू आएगी। तो 60 और 50 का एलसीएम यानी कि 300 आपका क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। पहली कंडीशन जहाँ पर आपने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखी है, यहाँ पर टाइम कितना आया आपका 5 आवर। और दूसरी कंडीशन जहाँ पर स्पीड आपकी एवरेज 50 हो जाती है, यहाँ पर आपका टाइम आता है 6 आवर्स। तो जब आपकी हॉल्टिंग नहीं होती है तब आपको 5 घंटा लगता है, लेकिन अगर प्रति घंटे आपको रुकावट होती है तब आपको 6 घंटे लगते हैं। अब देखिए, आपने जहाँ पर आपको रुकावट हुई है वहाँ पर आपने 6 घंटे चला है। कितना घंटा एक्स्ट्रा लगा है आपको? 60 मिनट्स एक्स्ट्रा लगा है। और कितने घंटे आपने चला है? 6 घंटे। तो प्रति घंटा कितना आ गया आपका? 10 मिनट्स। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा प्रति घंटा, वो आपका 10 मिनट का हॉल्टिंग होता है। ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। एक आपका ये तरीका था जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए काफ़ी था। अगर आपको नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर कभी भी मिलता है कि आपको स्पीड दे दी जाती है दो कंडीशन में और आपसे पूछा जाता है कि आप बता दीजिए कि कितना उसने हॉल्टिंग लिया, तो आपको क्या करना है, जो आपकी हाईएस्ट स्पीड है और जो कम वाली स्पीड है उसमें से आपको डिवाइड कर देना है फास्टर स्पीड को, यानी कि 60 को। तो इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि अगर मैं 60-50 की बात करूँ तो 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका 60 हो गया, यानी कि 1/6। यानी कि आपने यहाँ से क्या किया कि आपका 6 में एक बार, यानी कि 60 मिनट्स में आपका 10 मिनट क्या होता है, हॉल्टिंग होता है। तो यहाँ से डायरेक्टली आपका वैल्यू आ जाएगा हॉल्टिंग का प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरीके से एक आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अदरवाइज आपको इस तरीके से भी समझ में आया होगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ से पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है पी क्यू आर क्या है, आपके 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, उसके बारे में रिलेशन दिया गया है कि भी पी सबसे बड़ा है और आर सबसे छोटा। When the smallest number is added to the difference of the rest two numbers, then the average of the resultant number and the original number except the smallest number is 21 more than the average of all the three original numbers। तो देखिए, काफ़ी बड़ी चीज़ दे दी। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि इस लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आपको पता है P सबसे बड़ा है, Q मिडिल नंबर है और R सबसे छोटा है। आपको बोला गया है व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि R। उसके बाद बोला गया है व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर इज एडेड टू द डिफरेंस ऑफ द रेस्ट टू, यानी कि अगर मैं इसको रेस्ट को ऐड करूँ किस में, यानी कि R को ऐड करूँ डिफरेंस ऑफ द रेस्ट टू, यानी कि P माइनस क्यू। उसके बाद बोला गया है देन द रिजल्टेंट एवरेज ऑफ द रिजल्टेंट नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर एक्सेप्ट द स्मॉलेस्ट नंबर। तो एवरेज एक्सेप्ट अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूँ तो P प्लस क्यू। ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या हो गया, एवरेज 3, क्योंकि एक आपका रिजल्टेंट ये हो गया, दो नंबर आपके ये हो गए, तो ये एवरेज कितना हो गया आपका 3। ये चीज़ क्लियर है आपको? अब उसके बाद ये जो वैल्यू आती है ये 21 ज़्यादा है किससे, एवरेज ऑफ 3 ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स, यानी कि P Q और R के एवरेज के वैल्यू से 21 ज़्यादा है। ये जो आपने यहाँ पर एवरेज निकाला है ये। अब देखिए, यही वैल्यू आपको बस लिखनी थी, उसके बाद आपका काम रह जाएगा कैलकुलेशन का, अगर आपको P माइनस क्यू निकालना है। मैं इस वैल्यू को उधर ले जा सकता हूँ, 3 एलसीएम आएगा, यहाँ से आपका Q कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका R प्लस 2P, और ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस P माइनस Q माइनस R डिवाइडेड बाई 3, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 21 के। तो यहाँ से क्या हो गया, आपका R कैंसिल हो गया और आपका बचा क्या, P माइनस क्यू, यानी कि यहाँ से आपके पास आ गया P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 3, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 21। P माइनस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 इंटू 3 यानी कि 63। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो चीज़ें बस आपको यही समझनी थी कि बस आप इस इक्वेशन को फॉर्म कर पाएँ दिए गए सेंटेंस के एक्सप्रेशन के हिसाब से, आपके पास आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। प्रोग्रेसिव एक्सप्रेस लेफ्ट करती है फॉर न्यू दिल्ली के लिए। इंक्रीजिंग इज स्पीड्स इन ईच आवर, हर घंटे वो क्या करती है, अपनी स्पीड को बढ़ा रही है। इट स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम लखनऊ, से उसने स्टार्ट किया है, बट आफ्टर 4 आवर ऑफ इट्स जर्नी वो क्या होती है, एक्सीडेंट उसका हो जाता है। 4 घंटे बाद की बात की गई है। इट्स एवरेज आई मीन इट्स स्पीड इन 4th आवर वॉज इतने टाइम्स ऑफ द 3rd आवर, एंड द स्पीड इट इन 3rd आवर वॉज इतने टाइम्स ऑफ द 2nd आवर, एंड सेकेंड घंटे में उसकी इतनी टाइम्स थी 1st आवर के। इफ़ it would have been traveled with the half of the speed that of the 3rd hour, then it would have gone इतने किलोमीटर less in the same time, यानी कि 4 घंटे की बात की है। The average speed of the train during the journey of 4 hour was, तो देखिए इसके लिए सेपरेट पेज लेना पड़ेगा। आई गेस आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, मैं आपको यहीं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा कि आपको उसने कुछ कुछ कंडीशन दी कि भाई हर घंटे उसकी स्पीड का पिछली वाली स्पीड से क्या रिलेशन रहेगा। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि जो पहला घंटा था वहाँ पर उसकी स्पीड आपने माना कि वो कितनी रही, x किलोमीटर पर आवर, ये आपने पहले घंटे की इसकी स्पीड मानी। मैं आपसे सेकंड घंटे की बात करूँ तो सेकंड घंटे में उसने बोला है कि ये क्या हो जाता है, 7/5 हो जाता है पहले घंटे की स्पीड का। तो सेकंड घंटे में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 7/5 x किलोमीटर पर आवर, ये चीज़ क्लियर। उसके बाद थर्ड घंटे में उसने बोला है कि थर्ड घंटे में जो उसकी स्पीड है वो 10/7 हो जाती है, जितनी उसकी स्पीड सेकेंड घंटे में रही होगी, यानी कि 7/5x किलोमीटर पर आवर। तो 5 से आपका 2 कट गया, ये आपका 7 कट गया, यानी कि तीसरे घंटे में जो आपकी स्पीड आई वो आई 2x किलोमीटर पर आवर। चौथे घंटे में ये बोलते हैं कि भाई चौथे घंटे में जो आपकी स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी, इसकी 7/5 टाइम्स, यानी कि 7/5 इंटू 2x करना होगा। ये कितना आएगा आपका 14x डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, 4th आवर की इसकी स्पीड रही। तो आपने पहले घंटे की मानी, दूसरे की निकाल ली, थर्ड की निकाल ली है, और फोर्थ की आपने निकाल ली है इनकी स्पीड। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो प्रति घंटे आपकी ये चाल है। प्रति घंटे अगर आपके पास उसकी चाल है तो आप क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं प्रति घंटे। कितनी हो जाएगी, यहाँ से x हो गया, यहाँ से 7/5x हो गया, प्लस कितना हो गया 2x हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा 14x/5 आपके पास ये आ गई 4 घंटे में इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस। ओके, मैं इसका सम करूँगा, 5 आपका एलसीएम आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 7 और 5 12, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22, और 14 आपका 36, यानी कि ये आपके पास आ गया डिस्टेंस कितना 36x/5। ये आपने अभी क्या निकाला है, डिस्टेंस निकाला है। अब इन्होंने आपसे बोला कि जो 4 घंटे के टाइम पर उसकी स्पीड रही थी उसका उन्होंने डिस्टेंस दिया है, आई मीन डिफरेंस दिया है स्पीड की टर्म में, आई मीन डिस्टेंस की टर्म में कितना 160। जैसे कि मैं यहाँ से आपसे बात करूँ, इन्होंने बोला है कि भाई इफ़ इट वुड हैव बीन ट्रेवल्ड विद हाफ द स्पीड दैट ऑफ द 3rd आवर, तो 3rd आवर में आपकी स्पीड कितनी है 2x। तो यानी कि 3rd आवर में अगर आपकी स्पीड 2x है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। अगर वो इस पर आप उसे तय कराते, इस पर आप उसे 4 घंटे के लिए तय कराते, तो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता, वो 4x कर लेता 4 घंटे में। आपने किया कितना है, इतना। इनके बीच का डिफरेंस आपको कितना डिफरेंस क्रिएट करके देता है, 160 किलोमीटर का। यानी कि आपको कुल मिलाकर दिया क्या गया है, 36x/5 माइनस 4x की वैल्यू आपको इन्होंने दी है 160। आपको ये क्लियर। अब अगर मैं यहाँ से आपसे x की वैल्यू निकालने की बात करूँ तो 5 4 20 हो जाएगा, 36 माइनस 20 कितना देगा 16/5x इक्वल्स टू 160। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 50 किलोमीटर। आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अगर भाई आपके पास x की वैल्यू 50 किलोमीटर आ गई है तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, ये आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकाली थी आपने, ये कितना हो गया था आपका, लाइक आपने यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाल ली है, एवरेज स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस आपके पास है, तो डिस्टेंस की वैल्यू को पुट करने के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ उसे, दिस विल बी आपका कितना रहा 9/5। अगर मैं आपसे इस तरह बोलूँ, कितना बोला था इन्होंने, ये बोला है द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ 4 आवर्स। तो 4 आवर्स की अगर आपको एवरेज निकालनी है स्पीड तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम करना होगा। डिस्टेंस आपने कितनी निकाली थी 36x/5, टाइम आपका कितना है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 से आप इसे कट कर सकते हैं तो आपका 9 बार चला जाएगा। टोटल आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी कितनी 9x/5। x की वैल्यू 50 पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 9 × 50/5, तो ये 9 से आपका 10 हो गया, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था बट आई गेस आपको समझ में आया होगा। थोड़ा यहाँ पर कचरा हो गया है,
बट आई गेस मैंने आपको समझाने की सही कोशिश की होगी। पहले आपने क्या किया, चारों घंटे में इसकी पर घंटे स्पीड निकाल ली। अगर प्रति घंटे आपकी स्पीड है तो वही क्या हो जाएगी, आपकी डिस्टेंस भी हो जाएगी, क्योंकि आप पर आवर बात कर रहे हैं। आपने टोटल डिस्टेंस निकाल ली है, टाइम है आपके पास 4 घंटे, तो आपके पास एवरेज जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि कितनी आ जाएगी 9x/5। उसके बाद x कैलकुलेट करना था, वो आपको बोला गया कि भाई तीसरा जो घंटा था उसमें जो स्पीड थी उसका हाफ के बराबर आप अगर तय करते तो इससे आपका डिफरेंस आता 160 का। वहाँ पर आपने x की वैल्यू कैलकुलेट की, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 90 किलोमीटर/आवर आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन ए मॉक कैट 120 स्टूडेंट अपीयर करते हैं और जो एवरेज स्कोर होता है वो कितना होता है 120। लेकिन बाद में ये पाया गया, इट वॉज फाउंड दैट द टॉप 3 जो स्टूडेंट्स थे वो क्या थे, रिपीटर्स थे, वो दोबारा उसमें अपीयर किए थे। सो इस वजह से जो स्कोर है वो एलिमिनेट कर दिया गया और अब जो नया स्कोर बनता है एवरेज स्कोर, वो क्या है, वो डिक्रीज हो चुका है 1.5 से। इसके साथ साथ इट इज़ नोन दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑब्टेन द मार्क्स इन इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स में उसके मार्क्स आने चाहिए। एंड द स्कोर ऑफ टॉपर्स वर डिस्टिंक्ट, यानी कि जो टॉपर्स थे उनकी मार्क्स क्या है, अलग अलग है। इफ़ द सेकेंड हाइएस्ट टॉपर हैज़ स्कोर्ड मोर देन 185, यानी कि अगर सेकेंड हाइएस्ट ने इससे ज़्यादा टॉप किया है, यानी कि इससे ज़्यादा मार्क्स पाए हैं, देन हाइएस्ट पॉसिबल स्कोर ऑफ द थर्ड हाइएस्ट टॉपर। तो देखिए 123 आपके पास स्टार्टिंग में थे, तो 123 का अगर मैं इसमें एवरेज में मल्टीप्लाई कर लूँ तो आपके पास आ गया कि 123 का सम कितना हो गया। उसके बाद आपको पता है कि भाई इतना आपका वैल्यू कम हो जाता है क्योंकि टॉप 3 ने रिपीट किया था, तो मैं माइनस कर दूंगा, 120 आपके स्टूडेंट बचे और एवरेज कितना हो गया आपका, अगर इतना 1.5 कम हुआ है तो ये हो गया 118.5। ये डिफरेंस निकाल कैसे सकता हूँ, 120 को मान लूँगा, 123 माइनस 118.5 आएगा। यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपके पास, 120 इंटू लगभग कितना हो गया ये 4.5। अब इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका कितना आ जाएगा, समथिंग 540। यानी कि जो टॉप के 3 स्टूडेंट हैं उनका सम है आपके पास 540, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए आपको पता है कि आपको थर्ड हाईएस्ट टॉपर का वैल्यू बताना है, जबकि सेकंड ने कितना किया है 185, और आपको हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर बताना है। तो आप एक मुझे बात बताइए, अगर आपको हाईएस्ट वैल्यू बताना है तो इन दोनों वैल्यू को, यानी कि टॉप 1 और 2 के आपको मिनिमम मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो यानी कि सेकंड पोजीशन अगर 185 से ज़्यादा स्कोर किया तो मैं मान लेता हूँ इसने 186 किया, क्योंकि मुझे थर्ड की वैल्यू हाईएस्ट लानी है तो मुझे इसको आपको मिनिमम करना पड़ेगा। और अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो उसे मुझे 187 देना पड़ेगा, इससे एक ज़्यादा, क्योंकि इंटीजर भी मुझे रखना है। तो ये सम करेंगे तो कितना हो गया, 7 और 6 आपका 13 हो गया, ये 8 का 16 यानी कि 17, उसके बाद ये कितना होगा 373। इसमें से आप मैं 373 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7, ये आपका कितना बचेगा 13 में से 7 6 1, यानी कि 167 आपका स्कोर आ जाएगा किसका, थर्ड रैंकर का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एवरेज एज ऑफ ऑल दी 100 एम्प्लॉयज़ एक ऑफिस में दिया गया है 29 साल है, वेयर 2/5 एम्प्लॉयज़ क्या है, लेडीज़ हैं, और दी रेशो ऑफ एवरेज ऑफ मैन और वुमेन का आपको दिया गया है 5:7, तो एवरेज एज बताना है आपको फीमेल का। तो देखिए आसान है, अगर मैं 100 का 2/5 बात करूँ तो फीमेल आपकी कितनी होगी 40, मेल्स कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, ये चीज़ क्लियर। उसके बाद इनके रेशो आपको दिए गए हैं एवरेज के, तो आपको फीमेल का एम्प्लॉयज़ का एवरेज एज बताना है। तो देखिए अगर आप एक्स को यहाँ पर अननोन लेकर साथ में करेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा 29 लोगों का 100 के हिसाब से कितना, 40 इंटू 5x प्लस 60 इंटू 7x, ये चीज़ क्लियर। उसके बाद यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू के लिए कैलकुलेट करेंगे, फाइनली मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ से 5। आपको क्या बताना है, एवरेज एज ऑफ दी फीमेल एम्प्लॉयज़, तो 5 इंटू क्या करना होगा आपको 7 करना होगा, फीमेल है ये 7, ठीक है, मैंने सही किया ना, फीमेल अगर 40 थी तो आपका यहाँ पर 7x होगा, ठीक है, यहाँ पर 7x होगा, यहाँ पर आपका कितना होगा 5x होगा, x की वैल्यू 5 आएगी, 7 इंटू 5 जो कि आपका एवरेज एज ऑफ फीमेल देगा, तो कितना हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, देर आर 2 हाउसेज इन पार्लियामेंट, वन इज लोकसभा एंड दूसरा क्या है आपका राज्यसभा, एंड दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आपको दोनों हाउसेज में दिए गए हैं 300 और 200, यानी कि आपको लोकसभा में दिए गए हैं कितने 300 और राज्यसभा में कितने दिए गए 200। दी एवरेज एज ऑफ दी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज 40 एंड 50, यानी कि उनकी एवरेज एज भी दे दी गई 40 और 50। अब मेंबर ऑफ राज्यसभा जब इलेक्ट होता है लोकसभा में, उस लोकसभा में भी, तो राज्यसभा को छोड़कर लोकसभा का मेंबर बन जाता है।
10 जो एवरेज एज है दोनों हाउसेस की बोली गई है वो इंक्रीज हो जाती है। विच वन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपको बताना है कि क्या होगा। एज ऑफ द मेंबर इज ग्रेटर देन 50, लेस देन 40 या 40 और 50 के बीच में है, देखना होगा। तो देखिए अगर मैं लोकसभा की बात करूं, आपसे राज्यसभा की बात करूं, आपको यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ एमपीज दिए कि भाई लोकसभा में आपके 300 हैं, राज्यसभा में कितने हैं 200, ये चीज़ क्लियर। उसके बाद आपको इन्होंने बोला कि जो एवरेज एज है लोकसभा के लोगों की वो कितनी है आपकी 40 और राज्यसभा के लोगों की कितनी है 50। अब एक आदमी यहाँ से निकलकर इधर जाता है और दोनों का एवरेज उसके बाद क्या करता है, बढ़ जाता है। तो आप एक चीज़ बताएंगे कि अगर यहाँ पर मुझे कोई ऐड करना होगा और इस एवरेज को मुझे बढ़ाना होगा तो ऑब्वियसली 40 से आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके बाद अगर इसका एवरेज मुझे क्या करना है, बढ़ाना है, और यहाँ से कोई वैल्यू मुझे निकालनी है तो उसकी वैल्यू 50 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि ये जो वैल्यू है ये आपकी 50 और 40 के बीच में आनी चाहिए, तभी इन दोनों पार्लियामेंट्स का क्या होगा, एवरेज बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका एक्स का वैल्यू यानी कि मेंबर का वैल्यू 40 और 50 के बीच में लाई करेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7, 8, 9 इस डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगे। 8 साल पहले देयर वर 5 मेंबर्स इन आर्थर्स फैमिली। आपको ये चीज़ दे दी गई कि भाई आर्थर करके एक बंदा है, उसकी फैमिली में क्या है 8 साल पहले आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दे दिए गए 5 हैं और उनका एवरेज भी दिया गया आपको 36, यानी कि मैं 8 साल पहले यानी कि 5 ईयर्स अगो की बात करूं तो यहाँ पर मेंबर और उसके बाद उनका एवरेज और उसके बाद उनका टोटल। मेंबर कितने थे, 5 थे, एवरेज कितना है 36, तो इनका टोटल कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 150 और आपका कितना हो गया 30, तो यानी 180। उसके बाद उन्होंने बोला मीन वाइल आर्थर गॉट मैरिड और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया, लेकिन अभी करंट में मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मेंबर्स कितने हो गए आपके 7 हो गए हैं और एवरेज कितना है आपका 36 है, तो सम कितना हो जाएगा सॉरी 7 इंटू 36 आपको कितना देगा यहाँ से 252। लेकिन अगर ये 5 ही रहते तो 5 से यहाँ पर आपका एवरेज कितना बढ़ जाता, 8 साल के हिसाब से कितना हो जाता 44 हो जाता और टोटल कितना हो जाता ये 200 और 20 कितना हो जाता 220। ये आपका बेसिक यहाँ पर वैल्यू निकला। द प्रेजेंट एज ऑफ हिज वाइफ, तो वाइफ की मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक आने में वाइफ और बच्चे दोनों की इंक्रीज हुई, यानी कि दोनों मेंबर नए आए। तो अगर वाइफ की वैल्यू निकालनी है तो आपको बेटे की अगर एज होती है आपके पास तो निकाल पाते, तो यानी कि यहाँ से आप निकाल ही नहीं सकते, तो डेटा हो गया आपका इनसफिशिएंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद द एज ऑफ हिज वाइफ एट द टाइम ऑफ हिज चाइल्ड्स बर्थ वॉज कितना होगा, यानी कि बच्चे की उम्र के, यानी कि बच्चे की जब बर्थ हुई थी तब उसकी एज कितनी थी। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ हर चाइल्ड एंड हर सेल्फ वॉज 26 ईयर्स, डिफरेंस आपको दिया गया है। तो देखिए डिफरेंस हमेशा आपका सेम रहता है। अगर अभी करंट में मैं उसके बेटे की एज एक्स मानूँ तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 होगी, आपको ये दिया गया है। और अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपको क्या बताना है, इस वाइफ का वैल्यू बताना है जब वाइफ की एज बतानी है जब उसके बेटे का जन्म हुआ, तो आप एक बात बताएंगे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखा कि अगर वो 5 ही होती तो 220 उनका सम होता, लेकिन उन दोनों के ऐड होने के बाद अभी उनका सम हो गया 252, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 32 है, यानी कि इन दोनों का सम मैं बोल सकता हूँ आपसे 32 रहा होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 26 की वैल्यू 32, 26 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका ये 6 बचेगा और x की वैल्यू आपके आ जाएगी 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो उसकी माँ की वैल्यू कितनी होगी 29 हो गई, और बेटे के टाइम पर उसकी एज बतानी है तो 29 माइनस 3 करना होगा, तो उस टाइम पर उसकी एज कितनी रही होगी 26 ईयर्स। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। द एज ऑफ आर्थर एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, देखिए आर्थर की एज आपको अगर उसकी मैरिज के टाइम पे बतानी है तो आप कैसे बता सकते हैं, आपके पास डेटा ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये पता होता कि भाई आर्थर की एज से रिलेटेड कुछ डेटा वहाँ पर प्रोवाइडेड होता तो आप सोच सकते थे, बट इसका उसकी शादी के टाइम पर क्या एज रहा ये आपके पास डेटा ही नहीं है, तो यहाँ पर इसको भी आप कांट डिटरमाइन करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 ईयर्स अर्लियर, यानी कि 11 ईयर्स अर्लियर पहले की बात है, जो एवरेज एज है फैमिली का 4 मेंबर आपके पास हैं, तो मैं 11 साल पहले की बात करता हूँ। मेंबर्स फैमिली के कितने हैं 4 हैं, एवरेज आपको दिया गया है कितना 28। तो मैं इनके सम की बात करूँ तो ये कितना हो गया 8 और आपका 32 कितना हो गया लगभग 112, सम आपका टोटल हो गया 112। नाउ द एज ऑफ सेम फैमिली विद सेक्स मेंबर्स, यानी कि अब कितने हो गए आपके 6 हो गए हैं, और जबकि 2 बच्चे बीच में पैदा हो गए। इफ़ दे बिलोंग टू सेम पेरेंट्स द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द यंगर चाइल्ड वॉज सेम एज देयर वर टोटल फैमिली मेंबर्स।
जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली, प्रेजेंट एज बताना है यंगेस्ट मेंबर का फैमिली में। तो देखिए आपको यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 6 की, तो इस कंडीशन में उनका एवरेज सेम बोला है, तो यानी कि अगर 6 और 28 का मैं सम की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, लगभग 168। लेकिन अगर ये नहीं होते, 4 ही होते, तो ये कितना हो जाता है, इसमें 11 ऐड करूँगा तो 39 हो जाता। और यहाँ से सम कितना बनता आपका, लगभग 156 बनता। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखिए इनके बीच का डिफरेंस है 12 का। ये जो 2 बच्चे पैदा हुए हैं उनके जो सम है, उनका सम करंट में है 12। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन उन्होंने बोला गया है कि भाई इफ़ दे बिलोंग टू द सेम पेरेंट्स एंड द एज ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगर चाइल्ड वॉज सेम एज देयर वर टोटल फैमिली मेम्बर्स जस्ट आफ्टर द बर्थ। तो जस्ट आफ्टर द बर्थ कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। अगर 6 उसका वैल्यू है, किसका, बड़े वाले का, ये आपको दिया गया है, तो उसके छोटे वाले का कितना हो जाएगा, अगर छोटे वाले का x है तो बड़े वाले का इससे 6 ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने बोला है कि उसका उस टाइम पर उतना एज था। इन दोनों का समय आपके पास 12, 6 से माइनस करेंगे तो 2x की वैल्यू 6 आएगी और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3। तो आपको क्या बताना था, यंगेस्ट मेंबर का वैल्यू बताना था कि कितना होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, दिस विल बी 9। यानी कि अगर x की वैल्यू है आपके पास 6 और आपके पास बताना है प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, तो वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6 + 9। यानी कि जैसे कि मैं बात करूँ, ये वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर आपने x की वैल्यू कैलकुलेट की है, जिन दोनों का सम मिलाकर आपके पास कितना आया था, दिस विल बी लाइक 6। एंड अगर मैं यहाँ से बात करूँ x + 6 आपके पास 12 आया, यहाँ से आपके पास x + 3 की वैल्यू आई 3। और तो यहाँ पर आपके अगर यंगेस्ट की वैल्यू पूछी गई है तो ये कितना हो जाएगा, 3 साल का। अगर उससे बड़े वाले का पूछा होता तो 6 + 3 हो जाता और वो आपका 9 हो जाता। ठीक है, सो दिस वॉज दी 10th क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल को ED24 को, जहाँ पर वीडियोज़ के लिंक आपको प्रोवाइड कराता हूँ। आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर 14K+ लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। तो फिर हम लेवल 2 के पार्ट 2 में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।